आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जो कि न्यायपालिका से रिलेटेड है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जा सकता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करेगा। इसके लिए ये जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। इसे न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह माना जाता है। विधायक और कार्यपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि कार्यों में ये ठीक ठाक ढंग से न्याय कर सके। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी मुक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। न्यायाधीश की नियुक्ति मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश या सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में ये परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे। न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, जैसे कि आपको ये दिखाया जा रहा है पिरामिड में कि सबसे पहले होता है जिला न्यायालय, पहले अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, मौलिक अधिकार, केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, रीट मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अपीलीय, दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनाना, सलाहकारी, जनहित के मामले तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विशेष अधिकार, किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। 1989 1979 और 80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियताओं के द्वारा न्यायाधीश ने उन मामलों की रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने जनसेवा की भावन से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने को इजाज़त दी। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनावी प्रणाली को भी ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अपनी संपत्ति, आय और शैक्षिक योग्यता के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। सक्रिय न्यायपालिका का सकारात्मक पहलू, न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना शुरू करना मुश्किल हो गया, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि। विधायिका की देखरेख में प्रशासन की करना चाहिए था, जो कि प्रशासन को करना चाहिए था। सरकार को प्रत्येक अंश एक दूसरे की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायपालिका
और अधिकार। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय संबंधी केंद्र राज्य संबंध के मामले भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सरकार का प्रत्येक अंश एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। न्यायपालिका और अधिकार। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय संबंध केंद्र राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों की संविधान की रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। न्यायपालिका और संसद। भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। संपत्ति का अधिकार। संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निवारक नज़रबंदी कानून। नौकर में आरक्षण संबंधित कानून। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पढ़ेंगे निर्णय जो लिए गए हैं। संविधान का एक मूल ढांचा है जो जनहित संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे का नहीं बदला जा सकता। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा है कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्रा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संविधान यह व्यवस्था करना कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन अफसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इस प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अफसरों पर विधायिका की आलोचना की है। लोकतंत्र में सरकार ने एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद ज़रूरी है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी जो न्यायपालिका से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार करे थे। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।